हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सब लोगों का और टेस्ट पेपर सेकंड के दूसरे भाग में। हमने एक भाग इसका अपलोड कर दिया है, तो चलें इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। आर का एग्ज़ाम हो गया। आई होप कि आप में से किसी न किसी ने ज़रूर दिया होगा। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा ज़रूर बताइएगा। और कुछ सरप्राइजेस यूपीएससी कह लें, यूपीपीसीएस कह लें, आर कह लें, देता रहता है। तो अभी जो 17 मार्च को आने वाला एग्ज़ाम है उसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे सरप्राइजिंग आएंगे, उसके लिए तैयार रहें, अपनी कमर खूब अच्छे से कस लें और कुछ शब्दों को इस तरीके से ध्यान दें कि जैसे 4 से 5 क्वेश्चन अगर गलत होने की प्रोबेबिलिटी है तो वो कम गलत हो। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। देखिए ये आर जो आपका सेट है नंबर सी है, उसका एक क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन। अगर आपने इस चीज़ को ध्यान से नहीं पढ़ा है तो आपका क्वेश्चन सिर्फ एक शब्द की वजह से गलत हो जाएगा। इन्होंने कहा कि संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक राजा राम मोहन राय थे। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय की है, ये तो सबको पता है। अब ये एक बंगाली साप्ताहिक थी या हिंदू थी, ये नहीं कन्फर्म है। ये एक शब्द ने इस क्वेश्चन को बदल दिया है। अब अगर इतना ही ध्यान नहीं, जिसको आता है उसको तो आता है, जिसको आते हुए भी अगर एक शब्द पे ध्यान नहीं दिया तो ये क्वेश्चन अपने आप में सही और गलत हो जाएगा है तुरंत ही। ऐसे ही एक दो और चौंकाने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो खैर कई सारे थे चौंकाने वाले, एक ही दो नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन आया है, जैसे ये क्वेश्चन आया कि भारत में रबी फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर पश्चिमी राज्यों में की जाती है। कन्फर्म सही है पूरा। इन राज्यों में रबी फसलों की सफलता सर्दियों के दौरान पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के। अब इस शब्द ने केवल इस क्वेश्चन को गलत कर दिया है। उष्णकटिबंधीय की जगह शीतोष्णकटिबंधीय ध्यान देना चाहिए था। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे आ रहे हैं। आप कथन कारण के क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, पीवाईक्यू को खुद सॉल्व कीजिए। और ऐसा खुद सॉल्व कीजिए, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं हमें रट्टा मार लेना है, हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने के हमने 200 अटेंड किए, 250 के टेस्ट पेपर लगा लिए। नहीं, शब्दों को आराम से देखते जाइए, क्योंकि यूपीएससी के तरीके अब ये वाला जो आयोग है ना, मतलब है तो यही आयोग, बट इन्होंने पेपर में ना अलग अलग तरीके के फंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं। तो जिसने भी पेपर दिया है उसने देखा होगा कि जीएस में 2-3 चीज़ें उन्होंने की है। एक क्वेश्चन आया था कि स्वामीनाथन की मृत्यु हुई, जैसे आपने फातिमा बीबी की मृत्यु हुई, स्वामीनाथन की मृत्यु हुई, और जो देवी प्रसाद बिंदु प्रसाद देवी थे या ऐसे करके एक नाम है, बिंदा प्रसाद करके। अब उनका मंत्र पूछ लिया था। हालांकि वो तो अपने आप में काफ़ी अलग ही क्वेश्चन था, कह सकते हैं गलत भाषा में वाहियात, क्योंकि कोई भी पढ़ता है तो महीने नहीं याद करता है कि ये जनवरी में ख़त्म हुए थे, वो नवंबर में। ये ज़रूर है कि हाँ एक प्रमुख हस्ती थी तो उनका देहांत होता है तो आदमी ये चीज़ तो याद रखता। करंट अफेयर में किसी को भारत रत्न दिया गया ये भी याद रहता है। अब किस मंथ में घोषणा की गई, साल का तो याद रखना ज़रूरी है, पर मंथ डेट वो थोड़ा सा अलग है। चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। अब आयोग तो हमारे हिसाब से चलने से रहा, हमें आयोग के हिसाब से पूरा नहीं पर कुछ कुछ अपने आप को इतना तैयार करना है ताकि पेपर हम निकाल ले जाएं, है ना। बाकी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बताना, ज़्यादा कुछ मैं इतना नहीं हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपको समझा सकूँ। हम स्टार्ट करते हैं अपनी टेस्ट पेपर, लेकिन जो बदलाव आए हैं उनके लिए आप तैयार रहें और अपनी कमर कस लें। नौकरी तो आपको लेनी है, तो थोड़ा सा अपनी भी ट्रिक अलग कीजिए। आपके अंदर जितनी क्षमता है, पावर है, अच्छे से कर ले जाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं। हमने 55 तक कर लिया था। तो कह रहे हैं क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पूर्व एशिया में एक स्थलबद्ध रूट देश है। तो अगर हम बात करें, ऑप्शन है कंबोडिया, बी म्यांमार, सी लाओस एंड डी वियतनाम। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो लाओस आपका दक्षिण पूर्व एशियाई स्थलबद्ध रूट देश है जो म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया और थाईलैंड से घिरा हुआ है। ठीक है, कौन? लाओस। अगर आप मैपिंग है आपके पास तो उसमें देखिएगा अच्छे से, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही है, लाओस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी देश ग्रेट रिफ्ट वैली के लिए जाना जाता है। ऑप्शन जो एक भूवैज्ञानिक विशेषता है जो अपने अद्वितीय परिदृश्य और विवर्तनिक गतिविधि के लिए जानी जाती है। ऑप्शन है केन्या, बी दक्षिण अफ्रीका, सी नाइजीरिया या डी मिस्र। अफ्रीकी देश के बारे में बात हो रही है तो हम देख लेते हैं, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर ही तो अफ्रीकी हैं। आपका दक्षिण अफ्रीका भी वही है। कह रहे हैं कि केन्या को ग्रेट रिफ्ट वैली के लिए जाना जाता है जो विवर्तनिक प्लेट संचलन द्वारा निर्मित एक विशाल भौगोलिक घाटी है। यह घाटी झीलों, पहाड़ों और ज्वालामुखी गतिविधि सहित विविध परिदृश्यों को प्रदर्शित करती है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है, केन्या। और थोड़ी सी बात इसके बारे में जान लेते हैं
दक्षिण अफ्रीका अपने विविध पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए जाना जाता है। नाइजीरिया पश्चिम अफ्रीका में स्थित है और मिस्र नील नदी और ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है, लेकिन ग्रेट रिफ्ट वैली प्रणाली का हिस्सा नहीं है। यानी कि ये ग्रेट रिफ्ट वैली की प्रणाली का हिस्सा नहीं है, केन्या आपका है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल डमरू मध्य काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। ऑप्शन ए होर्मुज जल डमरू मध्य, बी जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, सी मलक्का जल डमरू मध्य या डी बोस्फोरस जल डमरू मध्य। ये चीज़ें भी पढ़ लेना। एज इट इज़ तो नहीं आएगा, ना तो PYQ एज इट इज़ छापेंगे वो लोग, ना तो कुछ थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज वो लोग चेंज कर रहे हैं। PYQ का मतलब ये नहीं कि वो वहीं का उठा कर कॉपी पेस्ट कर लेंगे और हम लोग सही से आंसर बता देंगे, ऐसा नहीं है। कल देखो उन्होंने पूछा था कि अरब प्रायद्वीप का कौन सा हिस्सा नहीं है ना, तो ऐसे पूछ सकते हैं। जैसे अब ये तो तथाकथित क्वेश्चन है, आते रहते हैं इस तरीके के, मतलब कि पहले भी ये आए हैं, तो हो सकता है ऐसा ना पूछे वो लोग, इसमें कुछ थोड़ा सा बदलाव कर दें, तो उसके लिए तैयार रहिएगा, है ना। अब यहाँ पर काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। देखिए यहाँ पर 4 जल डमरू मध्य दिए हैं, ये चारों अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं आते रहते हैं। अगर हरमूज को देखोगे तो ये ओमानी मुसन्दम प्रायद्वीप और मुसद्दम प्रायद्वीप और ईरान के बीच एक संकीर्ण चैनल है, और यह आपका फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, हॉर्मोज जल संधि। जिब्राल्टर की अगर बात करेंगे तो यह दक्षिणी स्पेन और उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के बीच स्थित भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली एक संधि है। मतलब भूमध्य आप देखते हैं इधर यूरोप साइड में है, ठीक है, और दक्षिणी स्पेन जो भूमध्य सागर का दक्षिणी स्पेन है और उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो उसको जोड़ता है। मलक्का की अगर बात करोगे तो यह पश्चिम में इंडोनेशिया द्वीप सुमात्रा, ये मतलब अपने इंडिया के नीचे जो इधर से ऐसे पतला पतला जाता है, यहाँ की बात हो रही है। तो यह पश्चिम में इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा और पूर्व में प्रायद्वीपीय पश्चिम मलेशिया और दक्षिणी थाईलैंड के बीच स्थित है। यह अंडमान सागर, हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर को जोड़ता है। अब बोस्फोरस की अगर बात करें तो यह उत्तर पश्चिमी तुर्की में है और थ्रेस को अनातोलिया से अलग करता है। यह दुनिया की सबसे संकीर्ण जलडमरू मध्य है जो काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है, जो डार्डनेल्स जलडमरू मध्य के माध्यम से भूमध्य और एजियन सागर से भी जुड़ती है। ऑप्शन अगर हमारा क्वेश्चन का देखें तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है। इन सब के बारे में मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ये सब भी कहीं ना कहीं आते रहते हैं और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा खनिज स्टेनलेस स्टील का प्राथमिक घटक है और अक्सर दक्षिण अफ्रीका, रूस और कनाडा जैसे देशों में खनन किया जाता है। ऑप्शन ए बॉक्साइट या बॉक्साइट, सी बी क्रोमियम, सी क्वार्ट्ज या डी जिप्सम। कहने कि अक्सर दक्षिण अफ्रीका, रूस और कनाडा जैसे देशों में खनन किया जाता है। देखिए अगर हम बात करें क्रोमियम की तो ये अपने संक्षारण प्रतिरोधी गुणों के कारण स्टेनलेस स्टील के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसका खनन आमतौर पर दक्षिण अफ्रीका, रूस और कनाडा जैसे देशों में किया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है हमारा, क्रोमियम, ठीक है। क्रोमियम की अगर बात करें तो बॉक्साइड एल्यूमिनियम का एक स्रोत है और क्वार्ट्ज एक सामान्य खनिज है और जिप्सम का उपयोग निर्माण सामग्री में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे हैं सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में स्थित है। ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, बी केन्या, सी तंजानिया या डी बोत्सवाना। तो देखो सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करेंगे तो यह तंजानिया में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान में चारागाह और जल की तलाश में 20 लाख जंगली जानवरों और सैकड़ों हजारों चिंकारा और जेब्रा का वार्षिक प्रवास और उनके शिकारियों का वार्षिक प्रवास दुनिया में सबसे प्रभावशाली प्रकृति दृश्यों में एक है। तो विकल्प हमारा यहाँ पर अगर बात करें तो सी सेरेनगेटी की बात करें तो यह तंजानिया में स्थित है, ठीक है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत यूरोप और एशिया के बीच प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन है आल्प्स पर्वत, बी कार्पैथियंस पर्वत, सी काकेसस, डी पाइरेनीज। अब ये क्वेश्चन कल आया था, ठीक है, इस तरीके से नहीं आया था पर आया था। ये जो ऑप्शन है ये कई क्वेश्चन में आ चुका, ये कई क्वेश्चन में आ चुका, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं कि यही PCS में आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पर ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कल का अगर पेपर दिया GS का तो उसमें आपका ये ऑप्शन था, है ना। तो अगर हम बात करें इसकी, देखिए आज आल्प पर्वत जो है वो मध्य यूरोप में स्थित एक विशाल और प्रतिष्ठित पर्वत श्रृंखला है जो फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी सहित कई देशों में फैली हुई है, ठीक है। कार्पैथियंस की बात करें पर्वत तो पूर्वी यूरोप में एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला बनाते हैं
जो पोलैंड, स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमानिया और सर्बिया सहित कई देशों में फैले हैं। क्योंकि ये कई कई देशों में फैले हैं तो इसलिए इनमें से अगर 5 देश है तो वो 3 का ही नाम निकाल के पूछ लेंगे तो मतलब कि हो सकता है दिक्कत हो जाए, इसलिए इनको बोल दिया है प्रतिष्ठित पर्वत है। काकेशियस की अगर बात करें तो काकेशस पर्वत यूरोप और एशिया के बीच एक प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है, जो काला सागर से कैस्पियन सागर तक फैला हुआ है। इस पर्वत श्रृंखला में विविध परिदृश्य शामिल है, जैसे ऊंची चोटियाँ, गहरी घाटियाँ, है ना, और हरी भरी घाटियाँ। काकेशस के पश्चिमी भाग में स्थित माउंट एल्ब्रूज यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। तो विकल्प यहाँ पर सी हमारा सही है। कहने के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है। कौन सा पर्वत यूरोप और एशिया के बीच प्राकृतिक सीमा का, तो अभी हमने पढ़ा है ना कि ये मतलब यूरोप की तो सबसे ऊंची चोटी है, ये ऊंचा पर्वत तो है ही, लेकिन ये प्राकृतिक सीमा का निर्धारण कौन करता है, तो काकेशियस करता है। ठीक है, आल्प्स का महत्व तो समझ गए, काकेशियस का समझ गए, कारपेंथियंस का भी समझ गए, पाइरेनीज का भी समझ ही लीजिए। पाइरेनीज जो है फ्रांस और स्पेन के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। इस पर्वत श्रृंखला की विशेषता ऊंची चोटियाँ, अल्पाइन घास के मैदान और गहरी घाटियाँ हैं। स्पेनिश पाइरेनीज में स्थित एनेटो इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ये चारों अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो सी ऑप्शन है। नेक्स्ट कि वह पर्वत है जो अफ्रीका की उत्तरी तट रेखा को सहारा रेगिस्तान से अलग करता है। ऑप्शन है एटलस पर्वत, बी अपलेशियन पर्वत, सी यूराल पर्वत या डी इनमें से कोई नहीं। तो देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। एटलस पर्वत चोटियों की एक श्रृंखला है जो अफ्रीकी महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग से होकर आधुनिक मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया तक फैली हुई है। इसका भूभाग कठिन है और यही एक कारण कि अतीत में यह पर्वत श्रृंखला भौगोलिक रूप से अफ्रीका के उत्तरी तट के सहारा रेगिस्तान से अलग करती है। अफ्रीका के उत्तरी तट को सहारा रेगिस्तान से अलग करती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा एटलस पर्वत। ठीक है, एटलस पर्वत आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बात करें तो कह रहे हैं कौन सी प्राइमेट प्रजाति मेडागास्कर की स्थानिक है और अपनी विशिष्ट बड़ी आंखों, रात के व्यवहार के लिए जानी जाती है। ऑप्शन है टर्सियर, बी कलगीदार बंदर, सी हाउलर मंकी या डी लेमूर। ठीक है, ये लेमूर। तो बात करते हैं, लेमूर प्राइमेट है और आज लगभग 32 अलग अलग यानी डिफरेंट प्रकार के लेमूर अस्तित्व में है, जिनमें से सभी मेडागास्कर के लिए स्थानिक है और जो अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट पर एक एकल द्वीप देश है। तो विकल्प हमारा यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, डी यानी कि लेमूर। ये एक प्राइमेट प्रजाति है। कलगीदार बंदर के बारे में भी दिया है। कलगीदार बंदर आपका निकारागुआ से पराग्वे तक उष्णकटिबंधीय है, जंगल में पाए जाने वाले प्राइमेट है। ठीक है, टर्सियर एक छोटा छलांग लगाने वाला प्राइमेट है जो केवल फिलीपींस सहित दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न द्वीपों पर पाया जाता है। तो ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्षेत्र का नाम नहीं है। नाम सही है। ठीक है, हरिकेन पश्चिमी प्रशांत और दक्षिण चीन सागर, बी विली विलीस पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, सी टाइफून हिंद महासागर या डी चक्रवात अटलांटिक। कहना सही है, तो आपको पता ही है ना कि कौन सा इसमें सही है। देखिए हरिकेन आपका गलत है। गलत क्यों ये बता देती हूँ, सही जो है वो तो बताएंगे ही, पर पहले गलत बता देती हूँ। ठीक है, तो हरिकेन आपका क्योंकि वे हिंसक तूफान जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महासागरों के ऊपर उत्पन्न होते हैं और तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं और हिंसक पवनें, है ना, बहुत भारी वर्षा और तूफानी लहरों के कारण बड़े पैमाने पर विनाश करते हैं, उन्हें हिंद महासागर में चक्रवात एक ही है लेकिन उनका नाम अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से है ना। देखो जिसको आप हिंद महासागर में चक्रवात बोलते हैं उसी को अटलांटिक में हरिकेन बोलते हैं। इन्होंने कहा पश्चिमी प्रशांत और दक्षिण चीन सागर, है ना, तो गलत है। अटलांटिक में हरिकेन, पश्चिमी प्रशांत और दक्षिण चीन सागर में टाइफून। ठीक है, ये हिंद महासागर में इन्होंने कर दिया है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विलेज बोलते हैं। तो बी ऑप्शन अपने आप में ही सही है, बाकी सभी गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों झीलों महाद्वीपों में से कौन सा सही है। ऑप्शन है बेकाल झील ऑस्ट्रेलिया, बी लेक आयर उत्तरी अमेरिका, सी सुपीरियर झील एशिया या डी टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका। अब इसमें भी पूछ रहे हैं कि कौन सा सही है। देखो बेकाल झील को आपने पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं, है ना, तो ये आपका मध्य एशिया में लगभग यूरेशिया के केंद्र में यानी पूर्वी साइबेरिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। मोटा मोटा अगर आप समझोगे तो ये रूस की तरफ है। ठीक है, इसका आकार एक अर्धचंद्राकार है। अब पूर्वी साइबेरिया या
दक्षिणी भाग में बात हो रही थी, ये रूस के आसपास की बात हो रही है, ठीक है। लेक आयर की अगर बात करेंगे, अगर बात करें लेक आयर की, तो लेक आयर आपके ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग में स्थित है और एक उल्लेखनीय भौगोलिक विशेषता है। इसे महाद्वीप की सबसे बड़ी झील होने का खिताब प्राप्त है और यह दुनिया की सबसे बड़ी खारी पानी की झीलों में से एक है। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से सुपीरियर झील दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और यह आयतन के हिसाब से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पानी की झील है और इसमें दुनिया का लगभग 10% ताज़ा सतही जल मौजूद है। यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। सुपीरियर झील तो आपको पता ही है, जो मैंने मैपिंग का वीडियो बनाया जिसमें बताया तो आपको पता है सुपीरियर झील मिशिगन, ओंटारियो, ह्यूरॉन, है ना, ये सभी उधर लाइन से जो हैं, तो ये उन्हीं में से एक है सुपीरियर जिसका नाम बताया। सही कौन सी सुमेलित है? तो टिटिकाका झील। टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। अब देखो सुपीरियर झील को अभी आपने बताया उत्तरी अमेरिका, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है ये वहाँ की टिटिकाका सबसे बड़ी झील है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी सही है। सुपीरियर में कंफ्यूज मत होइएगा, इन्होंने ये कहा है कि आयतन के हिसाब से, ठीक है, जैसा फैलाव के हिसाब से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है, तीसरी। और अगर बात करें कि पानी की, ठीक है, आयतन को छोड़ दोगे तो ये मीठे पानी की बड़ी झील है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सोलोमन द्वीप निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर, बी दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर, सी उत्तरी अटलांटिक महासागर या डी हिंद महासागर। सोलोमन द्वीप की बात करें, अगर बात करें सोलोमन द्वीप की, तो सोलोमन द्वीप आपका दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित देश है। इसमें मेलानेशिया में ज्वालामुखी द्वीपों और कोरल एटॉल की दोहरी श्रृंखला शामिल है। देश में अधिकांश सोलोमन श्रृंखला शामिल है। पुका और बोगेनविले को छोड़कर उत्तर पश्चिमी छोर पर 2 द्वीप हैं जो पापुआ न्यू गिनी का एक स्वायत्त क्षेत्र बनाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि माउंट एसो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शन है जापान, बी इंडोनेशिया, सी जावा या डी सुमात्रा। माउंट एसो की बात करें अगर, माउंट एसो जापान के क्यूशू के केंद्र में एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो हाल ही में वर्ष 2021 और वर्ष 2060 यानी 2016 में सक्रिय हुआ था। एसो का प्राचीन काल्डेरा दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी में से एक है जिसका व्यास 2.5 किलोमीटर तक है और परिधि 100 किलोमीटर से अधिक है। काल्डेरा के केंद्र में पहाड़ की सक्रिय ज्वालामुखी चोटियां हैं जिनमें माउंट नाकाडिक भी शामिल है जिसका शानदार क्रेटर पर्यटकों के लिए सुलभ है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका कि माउंट एसो आपका जापान के क्यूशू में स्थित है, ठीक है, कि केंद्र में एक सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पोतवार या पोठवार पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन है बर्मा, बी उज्बेकिस्तान, सी पाकिस्तान या डी लाओस। पोतवार का पठार हर किसी को पता है, बहुत ही सिंपल है। पोतवार पठार आपका पाकिस्तान के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इस बात के प्रमाण मिले हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का भी इस क्षेत्र पर कब्जा था और यह गांधार सभ्यता का एक प्रमुख हिस्सा था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका पाकिस्तान। पोतवार पठार की बात होगी तो पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि सियरा नेवादा रेंज एक उदाहरण है। ऑप्शन है अवशिष्ट पर्वत, बी वलिद पर्वत, सी गुम्बदकार पर्वत या डी ब्लॉक पर्वत। सियरा नेवादा की अगर बात करें तो ब्लॉक पर्वत वह है जिसका निर्माण भूपर्पटी में प्राकृतिक दोषों के कारण हुआ है। यूरोप में वासजेस और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और कैलिफोर्निया में सियरा नेवादा ब्लॉक पर्वत के एग्जाम्पल या उदाहरण है। तो अगर बात करेंगे हम ब्लॉक पर्वत की तो सियरा नेवादा रेंज एक ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेकॉन्ग नदी निम्नलिखित में से किस सागर में गिरती है? ऑप्शन है दक्षिण चीन सागर, बी अंडमान सागर, सी बेरिंग सागर या डी मरमरा सागर। ये क्वेश्चन कई बार आया यूपीएससी में, देखिएगा 2019 में आया है। एज इट इज़ नहीं आया, कॉपी पेस्ट नहीं किया, लैंग्वेज थोड़ी सी आगे पीछे रहती है, बट ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो मेकॉन्ग नदी की बात करें तो पहली बात ये 6 देशों से बहती है, ये बात आप नोट डाउन कर लो या आप मैं PDF भेजूंगी उसमें अंडरलाइन कर लेना। 6 देशों से बहती वो देश कौन से हैं? वियतनाम में मेकॉन्ग डेल्टा के माध्यम से दक्षिण चीन सागर में गिरती है, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पर फिलहाल उतना नहीं दिया है। तो यह म्यांमार और लाओस के बीच तथा लाओस और थाईलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। अगर बात करें कि कहाँ गिरती है तो ये गिरती है दक्षिण चीन सागर में। और अगर कुछ चीज़ें इसमें जाननी तो आप गूगल करिएगा तो आपको इसके बारे में पता चलेगा।
इसका तीन बार या 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में, मैंने देखा है, और में तो आया ही होगा। अब ये नहीं कह रही कि नहीं 17 मार्च को ये आ ही जाएगा, क्वेश्चन वो दे सकते हैं, लैंग्वेज उनकी अलग हो सकती है। नेक्स्ट है कि ग्रैंड कैनियन उदाहरण है। ऑप्शन है परत अपर्दन, बी अवनलिका अपर्दन, सी धारा तट का अपर्दन, या डी बूंद अपर्दन। ठीक है, ग्रैंड कैनियन जो खूब गहरी खाई बनती हैं, तो ग्रैंड कैनियन 1 मील गहरा है और लाखों वर्षों में कोलोराडो नदी द्वारा बनाया गया था। यह घटना दर्शाती कि निरंतर अपेक्षा और क्षरण के कारण लंबे समय तक पृथ्वी को कैसे मौलिक रूप से आकार दे सकते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका अवनलिका अपर्दन से। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे कह रहे हैं 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। अभिकथन ए है कि उपोष्णकटिबंधीय जलवायु पूरे उत्तरी यूरेशिया में 50 डिग्री टू 70 डिग्री अक्षांशों में पाई जाती है, 50 से 70 डिग्री अक्षांशों में पाई जाती है उपोष्णकटिबंधीय। ये चीज़ों को बहुत ध्यान दीजिएगा, उपोष्ण, उष्ण और क्या नाम से कि शीतोष्ण, ये बहुत कन्फ्यूज करते हैं, इसलिए इनके लिए इंग्लिश का वर्जन भी देख लीजिएगा, पर ये अपने आप में क्लियर रहे, ये बहुत ज़रूरी है। कारण कह रहा कि उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में समान अक्षांश पर कोई भूभाग नहीं है। ठीक है, तो नीचे कह रहे हैं कि दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए सही है किंतु आर सही नहीं है, बी आर सही है किंतु ए सही नहीं है, सी ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है, और डी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए, उपोष्णकटिबंधीय जलवायु उत्तरी यूरेशिया में स्कैंडिनेविया से लेकर अधिकांश साइबेरिया तक और उत्तरी अमेरिका में न्यू फाउंडलैंड से लेकर अलास्का तक 50 to 70 अक्षांशों में पाई जाती है। उपोष्णकटिबंधीय जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में समान अक्षांश पर कोई भूभाग नहीं है। भूभाग का मतलब कोई महाद्वीप नहीं है, वहाँ पर कोई मिट्टी या भूमि नहीं है ना। उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में संक्षिप्त ठंडी गर्मियाँ और अत्यधिक ठंडी होती है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर विकल्प हमारा जो सही होगा वो डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर वो जो गोल वाला मैप सर लोग बताते हैं इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर विषुवत रेखा को दे करके फिर यहाँ पर डिग्री की तरह, इसको जरूर अच्छे से समझिएगा, इसी से उपोष्णकटिबंधीय शीतोष्ण ये पता चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अजैविक घटक नहीं है। ऑप्शन ए स्थलाकृति, बी गुरुत्वाकर्षण, सी ऊर्जा, या डी परजीवी। अजैविक घटक नहीं है। ओके, अगर बात करें सभी जीव भोजन, ऊर्जा, पानी, ऑक्सीजन, आश्रय और अन्य जरूरतों के लिए अनिवार्य रूप से दूसरे जीव और पर्यावरण पर निर्भर होते हैं। जीव और पर्यावरण के बीच संबंध और अंतःक्रिया अत्यधिक जटिल है। इसमें जीवित, जैविक और निर्जीव अजैविक दोनों घटक शामिल है। पर्यावरण स्थिर नहीं है, जैविक और जैविक दोनों कारक प्रवाह में है और लगातार परिवर्तित होते रहते हैं, सबको पता है ना। तो डी ऑप्शन हो जाएगा परजीवी। कह रहे हैं क्या अजैविक घटक नहीं है, तो परजीवी। अच्छा, आपको ऐसे अगर नहीं समझ में आया होगा तो नीचे पीडीएफ में दिया है, मैं इसलिए लंबा लंबा पूरा नहीं बताती हूँ क्योंकि टाइम लगता है। जैविक घटकों के कुछ उदाहरण जो जिनको हम जैविक कहते हैं, जैसे हरित पौधे, गैर हरित पौधे, डीप कंपोजर, ठीक है, डिकम्पोजर, परजीवी, सहजीवी, जानवर, मनुष्य आदि, ये जैविक घटक है। अजैविक घटक के कुछ उदाहरण आप देख लो, ऊर्जा, विकिरण, तापमान, पानी, स्थलाकृति, गुरुत्वाकर्षण, मृदा आदि। तो इसलिए आपका परजीवी हो जाएगा आपका अजैविक घटक। नहीं, इन्होंने पूछा अजैविक घटक नहीं है, तो परजीवी हो जाएगा। अजैविक घटक क्या क्या उन्होंने बता दिया, और जो जैविक घटक है वो क्या क्या बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक संगठन का सही क्रम है। ऑप्शन है जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय, जीवमंडल, बायोम। बी समुदाय, जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र, जीवमंडल, बायोम। सी जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, बायोम, जीवमंडल। डी समुदाय, जनसंख्या, जीवमंडल, पारिस्थितिकी तंत्र, बायोम। तो अब देख लेते हैं इसमें से कौन सा सही क्रम है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि पारिस्थितिकी संगठन का सही क्रम है। ठीक है, देखिए पारिस्थितिकी में विभिन्न जैविक प्रणालियों का एक वर्गीकरण या श्रेणीबद्ध संगठन जो हम प्रकृति में पा सकते हैं। यह पदानुक्रमित या प्रणाली जीवित प्राणियों के अध्ययन को संगठन के एक स्तर पर अधिक सीधे ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। बात करें तो आपका जनसंख्या पहले होगा, फिर जनसंख्या का समुदाय बनेगा, समुदाय का पारिस्थितिकी एक तंत्र बनेगा, पारिस्थितिकी तंत्र का बायोम बनेगा, बायोम का जीवमंडल बनेगा। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है कि वह जैविक अंतःक्रिया जिसमें एक प्रजाति को हानि पहुंचती है और दूसरी अप्रभावित रहती कहलाती है। दूसरी अप्रभावित रहती है मतलब जैसे आपने देखा हो जानवरों के ऊपर जो जू होती हैं, है ना, वो खून चूसती हैं जानवरों का, तो वो प्रभावित रहती हैं। अब दूसरा देखते हैं कि अप्रभावित रहती है, तो उसके भी एग्जाम्पल बताए हैं इन्होंने, ठीक है। और ये आता रहता है क्वेश्चन। सहभोजिता कमेंसलिज्म, एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी अप्रभावित, मतलब दूसरे को नुकसान नहीं होता है। जैसे गाय का गोबर किसी ने यूज किया, ठीक है, तो उसमें गाय का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि जब गाय को हम रखते हैं तो जब उसके गोबर का यूज़ करते हैं तो गाय को और हम आश्रय देते हैं, उसको चारा पानी खिलाते हैं, उसका दूध भी लेते हैं, ये हम जरूर करते हैं, तो उस पर गाय को कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसका गोबर लेने से। अब जब वो जो हमने बताया कि जो जानवरों के ऊपर जू रहती है उससे जानवरों को प्रभाव पड़ता है, तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें चलती रहती हैं। जैसे आपने गांव में सुना कि एक पबेर होता है, पेड़ों पर डालो तो पीला पीला छलता रहता, वो पेड़ों से ही तो क्या नाम कि पोषण प्राप्त करता है। फिर पेड़ मर भी जाते, कुछ कुछ मर भी जाते, कुछ नहीं भी मरते हैं। तो इसके कई सारे चरण हैं। सहभोजिता कमेंसलिज्म, ठीक है, अमेंसलिज्म अंतर्जातीय परजीविता, सह-उपकारिता म्यूचुअलिज्म, न्यूट्रलिज्म या न्यूट्रलिज्म, तटस्थता। तो इसके कई चरण हैं, उनको आप पढ़ लेना, बट ये जीव विज्ञान में खूब आता है। इन्वायरमेंट में कह लें, इन्वायरमेंट इकोलॉजी में ये खूब आता है, क्वेश्चन कई बार आया है। तो अब इसका आंसर देखिए कि क्या सही होगा, तो हो जाएगा अंतर्जातीय परजीविता, ठीक है। दूसरी अप्रभावित रहती कहलाती है, तो अंतर्जातीय परजीविता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन ए, किसी क्षेत्र में उपनिवेश स्थापित करने वाले पहले पौधे को अग्रणी समुदाय कहा जाता है। ऑप्शन सेकेंड, अनुक्रमण के अंतिम चरण को चरम समुदाय कहा जाता है। कह रहे नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, ठीक है। तो बात करते हैं पारिस्थितिकी अनुक्रमण के बारे में। देखिए अनुक्रमण तब होता है जब बड़े पैमाने पर प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित विनाश के कारण समुदायों की एक श्रृंखला दूसरे के स्थान ले लेती है। यह प्रक्रिया जारी रहती है, एक समुदाय दूसरे समुदाय का स्थान लेता है और जब तक कि एक स्थिर परिपक्व समुदाय विकसित नहीं हो जाता। अग्रणी समुदाय पौधों का पहला समुदाय है जो किसी क्षेत्र पर अधिकार करता है। चरम समुदाय उत्तराधिकार की पंक्ति में अंतिम है। ये देखिए इकोलॉजी की भाषा है, तुरंत नहीं समझ में आएगी, बट इसमें से दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। अगर बात करें कूट की सहायता से तो दोनों ही यानी सी ऑप्शन सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, आर्द्र सदाबहार वन पश्चिमी घाट निकोबार और अंडमान द्वीप समूह में पाए जाते हैं। बी, विलांचली पौधों की जड़ें नरम ऊतक से बनी होती हैं ताकि पौधा जल में श्वास ले सके। सी, देवदार के जंगल शिवालिक पहाड़ियों पश्चिमी और मध्य हिमालय की खड़ी शुष्क ढलानों में पाए जाते हैं। डी, चैंपियन और सेठ ने भारतीय वनों को 9 प्रकारों में वर्गीकृत किया है, ठीक है। तो कह रहे हैं यहाँ कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है। देखो भारत में वनों के प्रकार को चैंपियन और सेठ द्वारा 16 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया, 9 प्रकारों में तो नहीं किया गया। अगर सही नहीं है तो वो ऑप्शन आपका डी सही नहीं है, ठीक है। बाकी चीज़ें बहुत अच्छे से दी गई है, उनको पढ़ लेना, और डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय घास भूमि एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन है झांसी, बी चित्रकूट, सी कानपुर या डी लखनऊ, ठीक है। ये भी क्वेश्चन खूब आए थे कल। तो भारतीय घास भूमि एवं चारा अनुसंधान की बात करेंगे तो वर्ष 1962 में स्थापित भारतीय घास भूमि और चारा अनुसंधान संस्थान अंतर विषयक दृष्टिकोण के माध्यम से चारा उत्पादन एवं उपयोग के सभी पहलुओं पर अनुसंधान प्रशिक्षण और विस्तार का कार्यक्रम करता है, सबको पता है, और ये आपका झांसी में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि वे जीव जो जड़ वाले पौधों के तनों तथा पत्तियों अथवा नीचे की मृदा के ऊपर निकले पदार्थों से जुड़े रहते कहलाते हैं। ऑप्शन है नेस्टन, बी पेरीफाइटन, सी प्लवक या डी नेक्टन। तो अगर बात करें नेस्टन, ये अनासक्त जीव हैं जो वायु और जल के अंतरापृष्ठ पर रहते हैं, जैसे कि तैरते हुए पौधे। पेरीफाइटन ये जीवित जीव हैं जो मजबूती से लगाए गए पौधों के तनों एवं पत्तियों से चिपकी रहती हैं, जो नीचे की मृदा से ऊपर उठती हैं और जिनमें सेसाइल शैवाल और उनके साथ रहने वाले जीव शामिल रहते हैं। तो विकल्प बी यहाँ पर सही है, पेरीफाइटन, ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। ऑप्शन है ज्वारनदमुख,
बी रेगिस्तान, सी घास के मैदान या डी पर्वत। देखो उत्पादक पारिस्थितिकी का मतलब होता है जहाँ पर ज़्यादा चीज़ें हों। जैसे रेगिस्तान में ऑब्वियसली पेड़ी पौधों को इतनी प्रॉब्लम रहती, पानी की वजह से पानी नहीं है, वहाँ पर उतनी मिट्टी की मात्रा नहीं है, वहाँ की जो जलवायु है उसका प्रकार दूसरा है, तो वहाँ पर ऑब्वियसली उतना प्रोडक्शन चीज़ों का नहीं होगा, है ना। तो ये तो अपने आप में गलत हो गया। अगर बात करें कि ज्वारद नकमुक वहाँ स्थित होते हैं जहाँ नदी समुद्र से मिलती है और जहाँ जल निकाय, जहाँ नदी से ताजे जल का प्रवाह समुद्र से ज्वार द्वारा लाए गए खारे जल से मिल जाता है। दुनिया भर में ज्वारद नकमुक जल के सर्वाधिक उत्पादन निकाय हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर उत्पादन की बात करें, उत्पादक परिस्थिति के तंत्र माना जाएगा तो वो आपका ऑप्शन है ज्वारद नकमुक ही माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि स्वच्छ गंगा निधि CGF के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, इसकी स्थापना भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के अंतर्गत एक ट्रस्ट के रूप में की गई थी। बी, इसका संचालन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले ट्रस्ट द्वारा बैंक खाते के माध्यम से किया जाता है। सी, ये अनिवासी भारतीयों NRI एवं भारतीय मूल के व्यक्तियों PIO को गंगा नदी के संरक्षण में योगदान करने की अनुमति देता है। एंड डी, ये योजना वित्त पोषण और मूल्यांकन का आधार बनाने के लिए विशिष्ट एवं मापने योग्य उद्देश्यों को परिभाषित करता है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें से कौन सा सही है, ये पूछ रहे हैं। तो देखिए, स्वच्छ गंगा निधि की स्थापना भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के अंतर्गत की गई थी, ये तो ठीक है। इसमें योगदान को कंपनी अधिनियम 2013 यानी 2013 की अनुसूची 7 के अंतर्गत कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR जिसे बोलते हैं शॉर्ट में गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका संचालन वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक ट्रस्ट द्वारा बैंक खाते के माध्यम से किया गया है। तो अगर इसमें देखा जाए कि कौन सा सही है, मुझे लग रहा है इसमें उन्होंने पूछना भूल गए कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर ये उनको होना चाहिए, इन्होंने पूछा सही है। सही है तो बी ऑप्शन कैसे सही है। इसका संचालन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले ट्रस्ट द्वारा बैंक के खाते के माध्यम से, जबकि इसका संचालन वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाले, तो यहाँ पर होगा सही नहीं है, यही पूछना होगा क्वेश्चन में, थोड़ा सा मिस प्रिंट है। बी ऑप्शन है। ठीक है, सही है तो फिर बी नहीं होगा, सही नहीं है तो बी है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अब ये मत सोचिएगा कि मैंने उसको गलत बताया है। मैंने जहाँ टेस्ट पेपर लिए थे मैंने उनसे कहा था कि सर 1-2 क्वेश्चन अक्सर गलत रहते, तो वो बोले थे कि हमें भी वहाँ से ऐसे ही मिलते हैं, कुछ क्वेश्चन कभी कभी गलत रहते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर जो पता चल जाता तो बता दीजिए, जो नहीं पता चलता उसको बाद में आप बता दीजिएगा बच्चों को, है ना। इसलिए मैं आपको अगर जिसमें मुझे थोड़ा डाउट रहता है तो मैं बोल देती हूँ, या तो इसे स्किप कर दो या तो इसे आप गूगल करके देख लेना, मुझे वक्त मिलेगा तो मैं ज़रूर बता दूँगी। ठीक है, तो वो वहाँ से भी गलत ही होता है कभी कभी कोई क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है, फ्लाई ऐश के कण ऑक्साइड युक्त होते हैं और इनमें मुख्य रूप से सिलिका, एल्यूमिना, आयरन के ऑक्साइड, कैल्शियम होते हैं। सेकेंड, इससे फसल की पैदावार कम हो सकती है और यह भूमि की जल धारण क्षमता को भी कम कर देते हैं। कह रहे नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। चलें देखते हैं फ्लाई ऐश के बारे में क्या सही होंगे। देखिए, फ्लाई ऐश के कण ऑक्साइड युक्त होते हैं और इनमें सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के ऑक्साइड तथा सीसा, आर्सेनिक, कोबाल्ट और तांबे जैसी जहरीली भारी धातुएं शामिल होती हैं। कथन एक सही है हमारा यहाँ पर। ठीक है, अगर बात करें कि फ्लाई ऐश का उपयोग बंजर भूमि के पुनर्ग्रहण में किया जा सकता है, फ्लाई ऐश से फसल की उपज में वृद्धि हो सकती है और यह भूमि की जल धारण क्षमता को भी बढ़ाता है, तो ये कथन सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन सा कथन सही है। हालांकि इन्होंने यहाँ पर सही है, अब यहाँ पर भी इन्होंने मिस प्रिंट कर दिया है। उनको लिखना था कि जल धारण क्षमता को भी बढ़ाता है, तब ये ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर गलत हो जाता और ए आपका सही हो जाता, क्योंकि इन्होंने खुद ही लिख दिया कि इससे फसल की पैदावार कम हो सकती है और यह भूमि की जल धारण क्षमता भी कम कर देती है, तो सही है, क्योंकि ये भूमि की जल धारण क्षमता को नुकसान पहुँचाती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होना चाहिए जिस हिसाब से ये क्वेश्चन प्रिंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य को विश्व की फॉल्कन राजधानी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है मिजोरम, बी त्रिपुरा, सी नागालैंड या डी असम। तो अमूर फॉल्कन दुनिया में सबसे अधिक भ्रमण करने वाले रैप्टर हैं। वे हर साल मंगोलिया से दक्षिण अफ्रीका की उड़ान के दौरान नागालैंड की
दोयांग झील पर बसेरा करने आते हैं, इसलिए नागालैंड को विश्व का फॉल्कन राजधानी के रूप में जाना जाता है, या नागालैंड को विश्व की फॉल्कन राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका नागालैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म धातु रोग सही नहीं है। ऑप्शन ए पारा मिनामाटा रोग, बी कैडमियम इटाई, सी आर्सेनिक बैकफुट रोग, या डी लेड ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो आई होप कि सबको पता ही चल गया होगा। यहाँ पर देखिए, पारा आपका पारे से मिनामाटा रोग हो जाता है, सही है। कैडमियम से इटाई रोग हो जाता है। आर्सेनिक आपका यहाँ पर जो दिया है ब्लैकफुट, और लेड से एनीमिया, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ना कि लेड से ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो डी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नाइट्रेट का अगर जहाँ यूज होता है वहाँ ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, रोग होता है एक प्रकार का। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया क्षेत्र को कीटाणु रहित करने के लिए कवक का उपयोग करती है। ऑप्शन ए फाइटोरेमेडिएशन, बी बायोरेमेडिएशन, सी बायोवेटिंग, या डी राइजोफिल्ट्रेशन। ठीक है, कह रहे हैं कि कौन सी इनमें से प्रक्रिया है जो क्षेत्र को कीटाणु रहित करने के लिए कवक का उपयोग करती है। ओके, देखिए, पर्यावरण से दूषित पदार्थों को हटाने एवं भूमि पर पौधों के ऊतकों में केंद्रित करने के लिए पौधों के उपयोग को फाइटो एक्सट्रैक्शन के रूप में जाना जाता है। जो बायोरेमेडिएशन लिखा है यही आपका फाइटो एक्सट्रैक्शन के रूप में जाना जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। और भी इसके बारे में काफ़ी चीज़ें अच्छे से बताई गई, उनको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, तो अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि वायु प्रदूषण के लिए कौन सा एक अच्छे जैव संकेतक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए काई, बी सहवाग, सी लाइकेन, या डी कवक। देखिए, जैव संकेतक के रूप में अगर बात करें तो एक पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का संकेत देते हैं। कौन? जैव संकेतक। कुछ लाइकेन वायुमंडलीय प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होते हैं, जो उन्हें वायु गुणवत्ता का अच्छा जैव संकेतक होते हैं या बताते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा लाइकेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित है। ऑप्शन है महासागरीय तापीय ऊर्जा, जल से प्राप्त होती है, जल से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। बी जल विद्युत ऊर्जा, तरंग ज्वारी विद्युत धारा के रूप में ऊर्जा। सी बायोमास, सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा। डी सह उत्पादन ऊर्जा, एक ईंधन से दो प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो कह रहे इसमें कौन सा युग में सही सुमेलित है। देखिए, महासागरों की जल गति नवीकरणीय ऊर्जा के विभिन्न रूपों जैसे तरंग ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, महासागरीय धारा ऊर्जा, लवणता प्रवणता ऊर्जा और महासागर तापीय प्रवणता ऊर्जा में गतिज ऊर्जा का एक विशाल भंडार करती है। जल विद्युत ऊर्जा यह ऊर्जा का एक रूप है जो गतिमान जल को शक्ति का उपयोग करता है, जैसे झरने के ऊपर से प्रवाहित जल बिजली उत्पन्न करने के लिए। ठीक है। बायोमास यह नवीकरणीय कार्बनिक पदार्थ है जो पौधों एवं पशुओं से प्राप्त होता है। तो अगर यहाँ पर बात करें कि कौन सा सही सुमेलित है तो डी सह उत्पादन, ए ऊर्जा एक ईंधन से दो प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करती है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि कॉलोनी परत विकास सीसीडी संबंधित। ऑप्शन है चूहों, बी चींटियों, सी मधुमक्खियों से, या डी खरगोश से। ठीक है। तो देखिए, कॉलोनी परत विकास सीसीडी यह एक नया टैग नाम है जो वर्तमान में एक ऐसी स्थिति को दिया जा रहा है जो मधुमक्खी कॉलोनी की वयस्क आबादी के अस्पष्टीकृत तीव्र हानि की विशेषता है। ठीक है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा मधुमक्खियों से। अगर ये पूछेंगे किससे संबंधित है तो ये मधुमक्खियों से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रयोग के लिए अनुवांशिक रूप से संशोधित किया जाने वाला पहला भारतीय वृक्ष कौन सा था। ऑप्शन है नीम का वृक्ष, बी रबर का वृक्ष, सी आम का वृक्ष, या डी वट वृक्ष। तो अनुवांशिक रूप से संशोधित वृक्ष के साथ पहला प्रयोग केरल में रबर अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित रबर के वृक्ष के साथ किया गया था। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो भी हो जाएगा रबर का वृक्ष, जिसके साथ अनुवांशिक रूप से संशोधित के लिए ये प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण का एक रूप नहीं है। ऑप्शन है प्राणी उद्यान, बी राष्ट्रीय उद्यान, सी अभ्यारण्य, या डी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। स्वस्थानीय इन सीटू और ऑफ सीटू करके इसके भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पहले भी आए हैं और आते रहते हैं, तो इसको भी समझना जरूरी है। थोड़ा सा ये लोग कंफ्यूज करते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में फंसने के चांसेस रहते हैं,
तो ये क्वेश्चन बनता रहता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि स्वस्थानिक संरक्षण का एक रूप नहीं है। बाह्यस्थानिक संरक्षण और स्वस्थानिक संरक्षण दो प्रकार के होते हैं। बाह्यस्थानिक संरक्षण की बात करें, जैव विविधता को उन क्षेत्रों के बाहर संरक्षित करना जहां वे स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं। जैसे किसी क्षेत्र में, तो जैसे आपको बात करें, गिर में एशियाई शेर होते हैं, तो जो चीज़ जहाँ पाई जाती है कई बार उसको वहाँ पर संरक्षित कर दिया जाता है ताकि इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहे और ये चीज़ें ज़्यादा हो मात्रा में, है ना। तो ये कह रहे हैं बाह्यस्थानिक संरक्षण यानी कि उन क्षेत्रों के बाहर संरक्षित करना जहाँ वे स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं, बाह्यस्थानिक संरक्षण के रूप में जाना जाता है। यह हो गया आपका प्राणी उद्यान अथवा वनस्पति उद्यान की तरह जीवों को पाला जाता है अथवा पौधों की खेती की जाती है। उदाहरण के लिए गंगा के घड़ियाल को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की नदियों में फिर से वापस लाया गया है ना, जहाँ ये विलुप्त हो गए थे। स्वस्थानिक की बात करें, जो इन्होंने पूछा कि स्वस्थानिक संरक्षण का एक रूप नहीं है, तो जीवों एवं पौधों को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षित करना स्वस्थानिक संरक्षण के रूप में जाना जाता है। स्थापित प्रकृति आवास है राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जैवमंडल, आरक्षित क्षेत्र और संरक्षित वन है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे प्राणी उद्यान। प्राणी उद्यान क्योंकि इसमें नहीं है आपका, प्राणी उद्यान आपका बाह्यस्थानिक संरक्षण में, तो इसलिए ये इसका एग्जाम्पल नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही नहीं है। इन्होंने पूछा है ना कि रूप नहीं है, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन का आंसर ए ही है, लेकिन जो इन्होंने पूछा है तो इन चारों में से एक कौन नहीं होगा, वो प्राणी उद्यान हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ जरूर समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस जीव में फेफड़े नहीं बल्कि गलफड़े होते हैं। ऑप्शन है समुद्री सांप, बी डॉल्फिन, सी ईल या डी व्हेल। अगर बात करें, ईल मत्स्य परिवार का भाग है, साथ ही इनमें सांस लेने के लिए गलफड़े होते हैं। समुद्री सांपों में गलफड़े नहीं होते बल्कि फेफड़े होते हैं और उन्हें हवा के लिए सतह पर जाना पड़ता है। दो जलीय जीव जिनमें गलफड़े नहीं होते वे डॉल्फिन और व्हेल हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छे से बता दिया है यहाँ पर, आप इसको जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें कि आंसर सही क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका ईल, ठीक है। क्योंकि इन्होंने पूछा है कि फेफड़े नहीं बल्कि गलफड़े होते हैं, तो ईल के। सांप का आपको बता दिया फेफड़े होते हैं, है ना, सांप के फेफड़े होते हैं, गलफड़े नहीं बल्कि फेफड़े होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी IUCN लाल सूची में गंभीर रूप संकटग्रस्त प्रजाति नहीं है। ऑप्शन ए गुलाबी सिर वाली बतख, बी हॉक्सबिल कछुआ, सी मालाबार सिवेट या डी पिग्मी हॉक। कह रहे हैं संकटग्रस्त प्रजाति नहीं है इनमें से। तो अगर बात करें पिग्मी हॉक की, ठीक है, तो ये लुप्त प्राय है। यह एक ऐसी प्रजाति है जो एक सांकेतिक या संकेतक के रूप में कार्य करती है। यह स्तनधारियों की दुर्लभ प्रजातियों में से एक है जो मतलब कि घोंसला भी बनाती है और यह भी लुप्त प्राय है, ठीक है। तो पिग्मी हॉग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कि वह जीव जो रिंडरपेस्ट रोग का कारण बनता है। ऑप्शन है बेसिलिस एंथ्रेसिस, बी माइक्रोविली वायरस, सी टोक्सोप्लाज्मा गोंदी या डी माइकोबैक्टीरियम, ठीक है। वह जीव जो रिंडरपेस्ट रोग का कारण बनता है। तो देखिए रोग आपके यहाँ कई सारे हैं और किन किन जीवों से होते हैं वो भी यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। तो अगर हम रिंडरपेस्ट की बात करें तो माइक्रोविली वायरस जो है इससे ये रोग फैलता है, ठीक है, माइक्रोविली वायरस से। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अब बैसिलिस एंथ्रेसिस से क्या फैलता है, टोक्सोप्लाज्मा गोंदी से क्या फैलता है, माइकोबैक्टीरियम से क्या फैलता है, उसके लिए बहुत अच्छे से उसमें बताया, तो आप उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रही हूँ, वरना आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं अपना पूरा काम ईमानदारी से करना चाहती हूँ, बाकी आप क्या करते हैं वो आप जाने। देखिए सारा कुछ मेरा बताया वो कभी नहीं आएगा, लेकिन कुछ भी ना आए ऐसा भी नहीं है। कई सारे क्वेश्चन ऐसे जो मैंने खुद टेस्ट सीरीज में आप लोगों को बताया वो वहाँ पर आए हुए हैं, उसमें से सही भी हुए हैं और एक दो हो सकता है, हो जाता है कई बार कि रूम प्रेशर रहता है, एग्जाम प्रेशर रहता है, तो एक दो गलत हो ही जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे हैं समुद्री जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए समुद्री घास आवृतबीजी समुद्री फूल वाले पौधे हैं जो दिखने में घास के समान होते हैं। सेकेंड, समुद्री शैवाल थैलाइड पौधे हैं जिनमें जड़ों, तनों और पत्तियों जैसे वास्तविक ऊतकों का कोई अंतर नहीं होता। तो कह रहे नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड, बी केवल फर्स्ट, सी केवल सेकेंड, डी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, ठीक है। तो बात कर लेते हैं समुद्री घास और इनके बारे में। देखिए
समुद्री घासें ये आवृत बीजी समुद्री फूल वाले पौधे होते हैं जो दिखने में घास जैसे ही दिखते हैं। इनमें पुष्प पट्टे जैसी अंडाकार पत्तियों और एक जड़ होती है। तो कथन ए आपका सही है। इसके बाद में चूंकि वे स्थूल शैवाल हैं, थाइलाइड पौधों में जड़ों, तनों और पत्तियों जैसे वास्तविक ऊतकों का विभेदन नहीं होता है, जो पत्तों के समान ही होते हैं। तो कथन सेकंड भी हमारा सही है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर फिलहाल सही है। वैसे जैसे सी में ऑप्शन देते हैं फर्स्ट और सेकंड, वैसे डी में दिया है, तो ऑप्शन डी यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र BR के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन फर्स्ट, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के संक्रमण क्षेत्र में पर्यटन, मछली पकड़ने और चराई की अनुमति है। ठीक है। सेकेंड, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के बफर जोन में बस्तियों, फसल भूमि और गहन मनोरंजन के क्षेत्र की अनुमति है। अब ये काफ़ी कॉन्सेप्ट अच्छा है पढ़ने वाला, ठीक है, क्योंकि अभी हमने इन सितु और यानी स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय देखा ही है। तो कह रहे नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो हम बात कर लेते हैं इसमें कौन सही है। देखिए, बात करें जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की, तो इसे 3 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो इस प्रकार है। कोर जोन, ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सर्वाधिक संरक्षित क्षेत्र होता है। बफर जोन की बात करेंगे तो बफर जोन कोर जोन के चारों ओर घेरता है। साथ ही इस क्षेत्र में इनकी गतिविधियों को इस तरह से प्रबंधित किया जाता है कि कोर जोन को उसकी प्राकृतिक स्थिति में संरक्षित करने में सहायता प्राप्त हो। ठीक है। और लास्ट होता है आपका संक्रमण क्षेत्र। अगर आंसर की बात करें तो डी फर्स्ट और सेकंड दोनों ही, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड कोई भी सही नहीं है। अब क्यों नहीं सही है, तो पूरा और डी में पड़िएगा। कोर जोन, बफर जोन और संक्रमण जोन के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन है सरसई नावर झील, बी कांजली झील, सी यशवंत सागर, या डी कांवरताल आर्द्रभूमि। तब इसमें से कौन सा रामसर स्थल में स्थित है। अगर आपको चारों पता है तो ठीक है, क्योंकि एक के बारे में पूछा है, और अगर हमें नहीं पता है तो एक का ही अगर पता है तो फिर देखते हैं क्या होगा। देखिए, अगर हम बात करें सरसई नावल झील की, तो यह आपके उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक स्थायी दलदल है। इंडो गैंगटिक बाढ़ क्षेत्र की यह विशिष्ट अर्धभूमि दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा से होने वाले वर्षा प्रवाह से पोषित होती है। तो विकल्प ए ही हमारा सही है, ये आपका रामसर स्थल है, और प्लस ये उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, सरसई नावर झील। कांजली आर्द्रभूमि की बात करेंगे तो यह हरिके आर्द्रभूमि के ऊपर है, जो ब्यास नदी बेसिन में है, और यह एक कृत्रिम आर्द्रभूमि है। ठीक है। और इसे वर्ष 2002 में रामसर कन्वेंशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में नहीं, ये आपके पंजाब में है। ठीक है। यशवंत सागर की बात करेंगे तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, और कांवरताल की अगर बात होगी तो ये आपका बिहार में स्थित है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म राष्ट्रीय उद्यान राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह या द्वीप, बी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, सी गूगामल राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना, या डी मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम। ठीक है। तो कह रहे हैं यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं वो बताना है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे आपके गूगामल राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये आपका इसकी स्थापना 1974 में हुई थी, और ये महाराष्ट्र के अमरावती जिले में जिले में है। ठीक है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों की विशाल आबादी के लिए लोकप्रिय है। तो यही आपका सी ऑप्शन है, वो सही सुमेलित नहीं है, यानी कि ये महाराष्ट्र में है, बट इन्होंने यहाँ पर तेलंगाना में दिया है ना। तो ये हमारा सही सुमेलित नहीं था। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम बात करें कि रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल की खेती की जाती है। ऑप्शन है जौ, बी सरसों, 3 मूंगफली, या 4 कपास। तो कह रहे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है केवल फर्स्ट और 4, बी केवल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, सी केवल थर्ड और 4, या डी केवल फर्स्ट और सेकेंड। तो देखिए, कल भी आपको पता ही है रबी के मौसम की फसलों के बारे में क्वेश्चन आते हैं, और कल आया ही था। देखिए, रबी में कितनी फसलें बुआई होती हैं, कब से कब तक होती है। तो रबी का जो सीजन होता है वो आपका अक्टूबर दिसंबर से स्टार्ट होता है, और कटाई इसकी अप्रैल जून में होती है। इसमें जो फसलें होती है वो आपकी गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों आदि होता है। ठीक है। राज्य कौन से है जहाँ ये होती है ज़्यादा मात्रा में। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि रबी की फसलों के बारे में, तो ये आपका यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ऑप्शन डी यानी कि फर्स्ट और सेकेंड, जौ और सरसों। मूंगफली और कपास, अगर कपास की बात करें
तो कपास आपका खरीफ के मौसम में भी बोया जाता है ना। तो इस तरीके से आंसर हमारा जो सही होगा वो डी सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड। नेक्स्ट है कि भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दार्जिलिंग, बी दिसपुर, सी नई दिल्ली, ये डी कोलकाता। तो अगर बात करें तो भारतीय चाय का जो मुख्यालय है यह बोर्ड वाणिज्य मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है जिसे वर्ष 1953 में भारत में चाय उद्योग के विकास के लिए स्थापित किया गया था। इसने वर्ष 1954 में कार्य करना शुरू किया था। इसका जो गठन होता है वो संसद सदस्यों, चाय उत्पादकों, चाय व्यापारियों एवं चाय बिचौलियों, उपभोक्ताओं तथा प्रमुख चाय उत्पादक राज्यों की सरकारों के प्रतिनिधियों द्वारा होता है। मतलब कई सारे लोग मिल के इसका जो होता है गठन होता है। अगर बात करें कि मुख्यालय कहाँ, तो ये आपका कोलकाता में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसकी सिफारिशों पर आधारित है? ऑप्शन है कृषि लागत और मूल्य आयोग, बी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति, सी भारतीय कृषि अनुसंधान, या डी भारत परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय संस्थान। तो एमएसपी की बात हो रही है, सबको पता ही होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को भुगतान की जाने वाली गारंटीकृत राशि है जब सरकार उनकी उपज खरीदती है, और यह कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP की सिफारिशों पर आधारित होता है। तो अगर बात करें कि किसकी सिफारिशों पर आधारित होता है तो ये आपका CACP यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग पर आधारित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदम वर्ष घोषित किया गया? ऑप्शन है 73वां सत्र, बी 74वां सत्र, सी 75वां सत्र, या डी 76वां सत्र। तो अगर बात करें कि मार्च, इन्होंने कहा संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र में, है ना। तो मार्च 2021 के दौरान अपने 75वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA, ठीक है, द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय अन्य वर्ष घोषित किया गया। यहाँ इन्होंने कदम लिख दिया है, जहाँ तक मेरे ख्याल से अन्य ही होगा। साथ ही कई संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG के अनुरूप है। भारत 50.9 मिलियन टन से अधिक अन्न का उत्पादन करता है, जो एशिया का 80% तथा वैश्विक उत्पादन का 20% है ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर 75वां सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट कृषि क्रांति और सूची सेकंड संबंधित। ऑप्शन ए स्वर्णिम रेशा क्रांति, उर्वरक, बी धूसर क्रांति, टमाटर, सी लाल क्रांति, जूट उत्पादन, या डी पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन। तब ये यहाँ पर देखो इस तरीके से कोड दिया गया है। ऑप्शन ए A1, B2, C3, D4, B A3, B1, C2, D4, C A4, B2, C1, D3, या D A1, B4, C3, या D2। तो अब हमें यहाँ पर मिलान करना है पहले, फिर हमको बताना कौन सा कोड यहाँ पर सही होगा। तो अगर हम लोग बात करें, हमें 1 या 2 अगर आपको याद है तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर निकाल ले जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें नीली क्रांति की, तो ये मत्स्य उत्पादन से है, हालांकि नीली क्रांति यहाँ पर नहीं है। स्वर्ण रेशा क्रांति की अगर बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा जूट उत्पादन से। ठीक है, ये तो पता ही होगा, है ना, क्योंकि ये कई सारी क्रांति चलती रहती हैं। श्वेत क्रांति हो गई, हरित क्रांति हो गई, तो आपको पता ही है। लाल क्रांति हमारी हो जाएगी टमाटर से, यानी कि C2, A3, C2। अगर देख लें A3 एक ही ऑप्शन में है, C2 यानी हमारा बी ऑप्शन ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी बात करें दूसर क्रांति की, तो ये हो जाएगी आपकी उर्वरक से, और पीली क्रांति आपकी हो जाएगी तिलहन के उत्पादन से। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। जो इसका कोड बनेगा A3, B1, C2 और D4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में कृषि के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए चावल और जूट भारत में तर कृषि की मुख्य फसलें हैं। सेकंड, सीढ़ी नुमा कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। तो कह रहे नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, बी केवल फर्स्ट, सी केवल सेकंड, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ठीक है, तो अगर हम बात करें इनके बारे में, खेती के प्रकार के बारे में, तो तर खेती यह जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ वार्षिक औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती क्योंकि मृदा में पर्याप्त मात्रा में नमी उपलब्ध होती है। इस प्रकार की खेती में चावल और जूट मुख्य फसलें हैं। इस श्रेणी में पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम तथा मालाबार तट आते हैं। तो ऑप्शन ए तो सही है। ठीक है,
सीढ़ीदार खेतों की बात करें तो यह पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, सबको पता है। तो यानी कि ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड दोनों ही हमारे सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहे हैं भारत के निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उन्हें मक्के की खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, सेकेंड मध्य प्रदेश, थर्ड उत्तर प्रदेश और फोर्थ राजस्थान। कह रहे हैं कि मक्के की खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल के घटते क्रम में, यानी किस राज्य में सबसे कम मात्रा में, है ना। तो अगर भारत में मक्के की बात करें तो मक्का उगाने वाले देशों में भारत क्षेत्रफल में चौथे एवं उत्पादन में 7वें स्थान पर है। ठीक है, जो विश्व मक्का क्षेत्र का लगभग 4% और कुल उत्पादन का 2% प्रतिनिधित्व करता है। भारत में वर्ष 2018-19 के दौरान मक्के का क्षेत्रफल 9.2 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंच गया है। ठीक है, अगर बात यहाँ पर करें तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो सेकेंड मध्य प्रदेश पहले होगा, फिर आपका फर्स्ट महाराष्ट्र, फिर फोर्थ राजस्थान और फिर थर्ड में उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई। ऑप्शन है वर्ष 1980, बी वर्ष 1982, सी वर्ष 1972 या डी 1976। नाबार्ड के बारे में बात करें, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, तो यह एक विकास बैंक है जो मुख्य रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता है और यह कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त प्रदान करने वाली शीर्ष बैंकिंग संस्था है। ठीक है, इसका मुख्यालय आपके देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना की बात करें तो यह एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 1982 में संसदीय अधिनियम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत की गई थी। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, 1982। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2004 में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग का अध्यक्ष था। ऑप्शन है स्वप्न कुमार दत्त, बी नॉर्मन बोरलाग, सी MS स्वामीनाथन या डी राजेंद्र सिंह परोदा। ठीक है, देखिए क्योंकि इसी वर्ष MS स्वामीनाथन का निधन भी हुआ और राष्ट्रीय हरित क्रांति में आपको पता है कि जो भारत में हरित क्रांति उसमें उनका बहुत योगदान है। तो अगर गेस भी करेंगे थोड़ा सा, अगर हमें जैसे कि क्वेश्चन आया आयोग ने दिया तो अगर गेस में भी आपका स्वामीनाथन आ रहा है तो कोई वो नहीं है, ऑप्शन हमारा सी सही है, MS स्वामीनाथन। अब इसके बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें दी गई और काफ़ी लंबा चौड़े सब कुछ बताया गया इन्होंने क्या क्या काम किया जो कि इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको आप PDF से पढ़ेंगे तो सही रहेगा, वरना मैं अभी बताऊँगी 2 मिनट तो आराम से चले जाएंगे, है ना। क्योंकि NCF जो आपका राष्ट्रीय किसान आयोग है इसका गठन 18 नवंबर 2004 को प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किया गया था। किसानों एवं भारतीय कृषि उद्योग के समावेशी विकास के लिए इसके प्रस्ताव में अधिकतर संसाधन उपलब्ध तथा सामाजिक सुरक्षा अधिकारों की समस्याओं को संबोधित किया गया था और भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, तो वो सब आप इसमें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तब तक हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर बात करें, कह रहे हैं कि कश्मीर हिमालय में करेवा संरचनाएं किसके उत्पादन हेतु उपयुक्त होने के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है जाफरान, बी चावल, सी गेहूँ या डी बाजरा। आपको बहुत अच्छे से गेस कर लेंगे, बाजरा नहीं, गेहूँ वहाँ उतनी बारिश नहीं हो पाती है, चावल के लिए तो और पानी की कमी है ना। तो अगर इसको गेस से करोगे तो जाफरान यानी कि एक वो जो आती है ना केसर होती है जो काफ़ी कॉस्टली होती है, तो ये जाफरान वहाँ पर खूब अच्छी मात्रा में पैदावार होती है। तो उसके लिए करेवाज नाम की जो संरचनाएं होती है वो प्रसिद्ध होती हैं जो इसकी खेती के लिए उपयुक्त होती हैं, मतलब कि उसको फ़ायदा पहुँचाती हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। ऑप्शन है विशाखापत्तनम, बी मुंबई, सी हैदराबाद या डी बंगलुरु। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए तो भारतीय कॉफ़ी बोर्ड एक वैधानिक संगठन है जिसका गठन कॉफ़ी अधिनियम 1942 की धारा 4 के तहत किया गया था। ठीक है, और इसका जो मतलब कि जो मुख्यालय है वो बंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उष्णकटिबंधीय गन्ना उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी हरियाणा या डी कर्नाटक। अगर बात करें कि भारत में गन्ने की कृषि के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र अथवा जोन उष्णकटिबंधीय गन्ना क्षेत्र, इसमें गन्ना कृषि जलवायु क्षेत्र के क्षेत्र 4 प्रायद्वीपीय क्षेत्र एवं 5 तटीय क्षेत्र शामिल है, जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, पुडुचेरी एवं केरल शामिल है। ठीक है, तो अगर सही बात करें तो इसमें हरियाणा यानी कि ऑप्शन सी हमारा शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि भारतीय कृषि संसाधन परिषद ICAR की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन है 16 जुलाई 1929, बी 15 जुलाई 1936,
सी 15 जुलाई 1921 या डी 16 जुलाई यानी 15 जुलाई 1942। ठीक है। तो अगर बात करें आईसीएआर की, तो भारतीय कृषि संसाधन परिषद आईसीएआर या कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग डेयर के तहत एक स्वायत्त संगठन है। ठीक है। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 16 जुलाई 1929 को हुई थी। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। ओके।